हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो कल हमने शूट करा था पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यों हमें इंट्राडे एफ एंड और शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहिए, क्यों हमें लॉन्ग टर्म करना चाहिए। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो एक बार जाके देख लीजिए, ताकि आप पार्ट 2 में मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर आपका पार्ट 1 देखा हुआ होगा तो आप पार्ट 2 में ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमने आपको पार्ट 1 में प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करा जाए। तो आज की वीडियो पार्ट 2 में वही होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो मैंने आपके लिए स्टॉक्स उठाया है वो है बजाज फाइनेंस। तो अब प्रोसेस को शुरू करते हैं कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करा जाए। तो स्टॉक को सेलेक्ट करने में सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है आपको कि वो जो स्टॉक है, पहले आपको कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर उठाना है और उस सेक्टर को, जैसे मैंने एनबीएफसी सेक्टर उठाया, एनबीएफसी सेक्टर में जो सबसे बड़ा स्टॉक है बजाज फाइनेंस, मैंने वो उठाया है। मतलब पहले एक सेक्टर उठाइए, दूसरा उस सेक्टर के अंदर जो मार्केट लीडर कंपनी है उसका स्टॉक को सिलेक्ट करिए, तीसरा उसके फंडामेंटल्स पे आ जाइए। तो फंडामेंटल पे जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो मुझे दिखा कंपनी का ऑल टाइम हाई 8200 रुपीज़ का है, करंट प्राइस 6900 रुपीज़ का है। कंपनी आज के दिन हमें तकरीबन 16% डिस्काउंट में मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे को इस कंपनी में देखने को मिला वो ये है कि कंपनी ने 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दी है। रिटर्न ना देने का मतलब है कि स्टॉक प्राइस ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, यानी कि स्टॉक प्राइस 2021 अगस्त में जो प्राइस था 6900 रुपीज़ का, आज भी वही 6900 का प्राइस है। तो आप ही कहेंगे सर फिर क्या बड़ी बात है, ये तो हो सकता है ना कि 3 साल में कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंजेस ना हुआ हो, कंपनी ने कोई ग्रोथ ना करी हो, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर मैं ये कहूं कि आप यहाँ गलत है और मैं कहूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो अलाउ करते हैं प्राइस का बढ़ने में, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। कैसे? कंपनी के 2021 से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 2021 से कंपनी की जो सेल्स है वो डबल हो चुकी है। पीबीटी 3 टाइम्स हो चुका है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 टाइम्स हो चुका है। नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स हो चुका है। ईपीएस 4 टाइम्स हो चुका है। रिजर्व्स डबल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और एसेट जो है वो मोर देन डबल हो चुकी है। यानी कि मैं ऑन एन एवरेज भी बात करूं तो कंपनी के सारे फंडामेंटल डबल हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? नेट प्रॉफिट ना। तो नेट प्रॉफिट तो 4 टाइम्स हो चुका है, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो क्या आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते या नहीं बनाते? ठीक है, तो अब ना पहली चीज तो हमने ये सीखी कि हमने मार्केट लीडर कंपनी को चूज करना है। दूसरा, हमने किसी भी कंपनी को तब चूज करना है जब वो डिस्काउंट में मिल रही हो। तीसरा, हमने किसी भी कंपनी को चूज तब करना है जब उसके फंडामेंटल्स हमें उस कंपनी को चूज करने में अलाउ करते हो। तो ये जो स्टॉक है इसके अंदर तीनों ही चीजें हैं। तो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि हमें ना भागते हुए घोड़े या भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना। हमें एक ऐसी ट्रेन या ऐसे घोड़े पे चढ़ना है जो थमा हुआ है, जो बैठा है, जो रुका हुआ है और जो भागने को तैयार है, तब हमने उसमें एंट्री करनी है। सर, भागती हुई ट्रेन में ना चढ़ने का मतलब क्या है? कि एक ऐसा स्टॉक जो आपको सॉरी, एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव दिया जा रहा है, ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। आप अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है जब आप उसको पकड़ो वहीं से वो भागना बंद कर दे, वहां से वो 30-40% डाउन आ जाए या 20% डाउन आ जाए और 2 साल 3 साल ना बढ़े। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? बोले यार 3 साल से कोई रिटर्न नहीं बढ़े, 20% लॉस में बैठा हूं। इसलिए जब किसी भी ट्रेन में तब चढ़ो जब उसकी जो ट्रेन की टिकट है वो आपको डिस्काउंट में मिल रही हो। सबसे अच्छी ट्रेन, सबसे अच्छी ट्रेन में चढ़ना है, बेस्ट ट्रेन में चढ़ना है, तब चढ़ना है जब टिकट डिस्काउंट में मिल रही हो, और तब चलना है जब वो भागने के लिए तैयार हो। यानी कि हमने बजाज फाइनेंस को चूज करा क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है। हमने दूसरा इसलिए चूज करा क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रही है। तीसरा, हमने उस कंपनी को तब चूज करा जब वो भागने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके फंडामेंटल अलाउ कर रहे हैं और 3 साल उसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आई होप आपने नोट कर ली होगी। नहीं करी तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जब आप गो थ्रू हो जाओगे ना, तो रिस्क आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मैं जीरो नहीं कह रहा, कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एलिमिनेट ही हो जाएगा, रिस्क रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने सबसे बड़े लीडर पे काम किया है, यानी आपने किंग पे पैसा लगाया। किंग पे पैसा लगाया और किंग पे पैसा लगाया जब जब डिस्काउंट में पैसा लगाने का मौका था।
अब किंग क्या है, अब किंग मतलब सेटल होके बैठा है, अब किंग धमाका करेगा तब आपने किंग पे पैसा लगाया। तो ये 3-4 चीजें भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि ये 3-4 चीजें ही आपको रिस्क को एलिमिनेट कर देती है। आपको ऐसी ही कंपनी उठानी है। जब भी आप किसी सेक्टर पे जाओ, तो सेक्टर पे जाओ, उस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसे उठाओ, फिर अगर उसमें डिस्काउंट मिल रहा है तो आगे फर्दर प्रोसीड करो। डिस्काउंट पे मिलने के बाद आप देखो कि फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो कंपनी के अंदर एंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस प्रोसेस को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करोगे ना, तो ये प्रोसेस आपको बड़ा इजी लगने लग जाएगा। अब शायद आपको मेरी बातें ना थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, समझने में दिक्कत आ रही होगी अगर आप नए बिगिनर है तो। लेकिन आप इस प्रोसेस, मैं भी किसी टाइम में बिगिनर था, मुझे भी आप मार्केट के अंदर 8 साल हुए हैं, तो मैंने क्या देखा कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करते हो ना, तब आपको ये बड़ा इजी लगने लग जाता है। आपको यार स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मजा आ रहा है काम करने में। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताई ये करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करनी बताएंगे कि किसी स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करा जाए। और होमवर्क है आपके लिए 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल को आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है शायद हम इसी टॉपिक पे बनाए, 5 पैसा कैपिटल पे बताएं, और आपको और डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करा जाता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और सर्कल के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना उतनी ज़्यादा क्वेरीज निकल के आएगी। और जितनी ज़्यादा क्वेरीज निकल के आएगी उतनी ज़्यादा अच्छी डिस्कशन होंगी, तो आपको मेरे को सबको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और ताकि मेरे को भी थोड़ा सा बूस्टअप मिले कि आप मेरे साथ हो, मज़े आ रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कोई भी आपका डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज है आप ऑफ द बीट, ऑफ द मार्केट, कोई भी क्वेरी आप डाल दो, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी पर्सनल कोई भी क्वेरी आप डालो, मैं आपको उसके अंदर रिप्लाई करूँगा। वी आर फैमिली। ठीक है, तो फैमिली जब एक दूसरे के साथ बैठती है तो डिस्कशन करती है, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके उठते हैं। जब आप भी कोई प्रॉब्लम में होते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में बैठते हो या फैमिली के साथ सर्कल में बैठते हो, चाचा मामा ताऊ उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको देके उठते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वही चीज़ है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए। धन्यवाद।